आपके भी संविधान संशोधन विधेयक से आने वाले सवाल गलत हो रहे हैं तो आप ध्यान से देखिए। मैं आपको संविधान संशोधन विधेयक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को आसान और सिंपल भाषा में समझाने वाली हूँ। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको अब संविधान संशोधन विधेयक बिल को रटने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार समझ लिया तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही होंगे, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान संशोधन विधेयक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हम एकदम बेसिक से और गहराई से इसे समझेंगे। भारतीय संविधान में बदलाव करने की यह पूरी प्रक्रिया बहुत ही खास है और इसमें राष्ट्रपति की भूमिका तो और भी दिलचस्प है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल 368, जो संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति और इसकी पूरी प्रक्रिया दोनों बताती है। संविधान संशोधन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 368 में बताई गई है। संविधान संशोधन कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे बदला ना जा सके, और न ही ये इतना कमज़ोर है कि कोई भी इसे आकर आसानी से बदल दे। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे लचीले, फ्लेक्सिबल और कठोर रेजिड का मिश्रण बनाया है। इस विधेयक को संसद के किसी भी सदन, लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। कोई भी मंत्री भी पेश कर सकते हैं या कोई गैर सरकारी सदस्य, प्राइवेट मेंबर जो मंत्री ना हो, इसके लिए भी राष्ट्रपति के एडवांस परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें याद रखिएगा, आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन विधेयक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में बताया गया है और ये लोकसभा, राज्यसभा किसी भी सदन में पेश हो सकता है। नोट, याद रखिएगा, राष्ट्रपति की एडवांस में परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई भी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ला रहे हैं तो उसमें राष्ट्रपति की कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। इसके दो आधार तय किए गए हैं जिस पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया को गंभीरता से लिया जाता है। पहला आधार है विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी। इसमें क्या होता है, सदन के कुल सदस्यों के बहुमत 50% से अधिक तथा उसमें उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत लोकसभा व राज्यसभा दोनों सदनों में पास करना होता है। जब दोनों सदनों में ये 2/3 बहुमत से पास हो जाता है, सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है, तो फिर वो राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए जाता है और वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लागू हो जाता है। लेकिन विशेष बहुमत की स्थिति में क्या होती है, प्लस आधे राज्यों की मंजूरी। इसका तात्पर्य है कि अगर बदलाव देश के संघीय ढांचे, फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़ा हो, जैसे राष्ट्रपति को चुनाव का तरीका, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ या GST, तो संसद व विशेष बहुमत को से पास होने के बाद इसे देश के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभा में भी साधारण बहुमत से पास करना पड़ता है। तो ये विशेष बहुमत है। सबसे ज़रूरी बात याद रखिएगा कि संविधान संशोधन विधेयक में जॉइंट सीटिंग नहीं बुलाई जा सकती, संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। अगर लोकसभा और राज्यसभा, जॉइंट सीटिंग होता क्या है, तो इसको समझते हैं हम कि जॉइंट सीटिंग जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के बीच कोई किसी विधेयक को लेकर विवाद हो जाए तो उसे आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक, जॉइंट सीटिंग बुलाई जा सकती है। ये दोनों सदन में अलग अलग पेश होना अनिवार्य होता है। अगर एक ने भी रिजेक्ट किया तो वो विधेयक खत्म। अब आपके मन में ये डाउट आएगा कि क्या राष्ट्रपति इस पर वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकती है, तो इसका सीधा और सटीक जवाब होगा नहीं। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती। आइए समझते हैं ऐसा क्यों और इसके पीछे का इतिहास क्या है। तो शुरुआत में 1950 में राष्ट्रपति के पास यह शक्ति थी कि वे इस विधेयक को रोक सके या पुनर्विचार के लिए भेज सके। लेकिन साल 1971 में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971, जिसमें इंदिरा गांधी की सरकार चुनकर आई थी। उस समय यह संशोधन किया गया था जिसमें बताया गया था आर्टिकल 368 में बदलाव कर दिया गया था इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा। तो इस संशोधन के द्वारा यह अनिवार्य कर दिया गया कि जब भी कोई संविधान संशोधन विधेयक संसद में पास होकर राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति अपनी मंजूरी देंगे, शैल गिव हिज असेंट। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जब यह विधेयक राष्ट्रपति के पास टेबल पर आता है तो उसके पास साधारण विधेयक की तरह ये विकल्प नहीं होते। पहला कि वे इसे अपने पास रोक कर नहीं रख सकते जैसे पॉकेट वीटो को रखते हैं वैसे, और इसे खारिज भी नहीं कर सकते एब्सोल्यूट वीटो के जैसे, और वे संसद को वापस विचार करने के लिए भी नहीं भेज सकते सस्पेंसिव वीटो के जैसे। सरल शब्दों में कहें कि राष्ट्रपति के हाथ इस मामले में पूरी तरह बंधे हुए हैं। जैसे ही दोनों सदनों के पास होकर संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा, उन्हें उस पर हस्ताक्षर, सिग्नेचर करने ही पड़ेंगे और वह उनके लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी है। अब संविधान संशोधन विधेयक को क्यों रिवीजन कर लेते हैं। तो संविधान संशोधन विधेयक जो कि आर्टिकल 380 में बताया गया है, संविधान संशोधन विधेयक जो कि आर्टिकल 368 में बताया गया है और ये भाग 20 में दिया गया है। इसकी शुरुआत लोकसभा और राज्यसभा में होती है और ये कहीं भी पारित हो सकती है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से 2/3 बहुमत से इसे पारित कराना होता है। फिर राष्ट्रपति की इसमें पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती इसे पारित करने के लिए। जब लोकसभा और राज्यसभा से 2/3 बहुमत से ये पारित हो जाता है तब राष्ट्रपति के सिग्नेचर द्वारा वो बिल कानून बन जाता है। इसमें बहुमत, विशेष बहुमत में 2/3 बहुमत और जरूरत पड़ने पर आधे राज्यों की भी सहमति होती है।
लड़ाई होने पर, यदि दो लोकसभा और राज्यसभा में कोई किसी बिल को लेकर लड़ाई हो गई तो इस पर कोई भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी, वो विधेयक उसी समय खत्म हो जाएगा। राष्ट्रपति के पास कोई भी वीटो पावर नहीं होती संविधान संशोधन विधेयक कॉन्स्टिट्यूशन बिल अमेंडमेंट बिल के तहत। इसमें 0 वीटो पावर होती है। 24वें संविधान संशोधन 1971 के बाद राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा, ये बताया गया था। तो ये था हमारा संविधान संशोधन विधेयक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। क्या आपको ये टॉपिक पूरा अच्छे से समझ आया? अब हम कोई भी विधेयक या कोई भी थ्योरी पढ़े, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़े तो उसे समझने की कोशिश करेंगे, ना कि उसे रटने की, जिससे हमें ये कॉन्सेप्ट लंबे समय तक याद रहेंगे और हम अपने एग्जाम में क्वेश्चन सही करके आएंगे। अगर आपको इस टॉपिक से कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।